1785 पेरिस में एक ग्रैंड पार्टी हो रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को सम्मानित किया जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ लोग तालियां बजा रहे हैं। आप अमेरिका के हीरो हैं, आपने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, आप साइंटिस्ट हैं, डिप्लोमैट हैं, जीनियस हैं। बेंजामिन मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो सोच रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म बॉस्टन के मिल्क स्ट्रीट पर स्थित एक छोटे से घर में हुआ। उनके पिता जोसाया फ्रैंकलिन एक कैंडल और सोप बनाने वाले थे, एक मामूली व्यापारी। जोसाया की 2 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी एन से 7 बच्चे थे, दूसरी पत्नी अबाया फोल्जर से 10 बच्चे। बेंजामिन उनमें से 15वें थे। 17 बच्चों वाले घर में जीवन कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना करिए। सीमित भोजन जो सब में बांटना पड़ता था, कपड़े जो बड़े भाई बहनों से मिलते थे, एक छोटे से घर में रहना जहां प्राइवेसी नाम की चीज नहीं थी, पिता की मेहनत की कमाई जो 17 लोगों के लिए काफी नहीं थी। लेकिन इसी एनवायरनमेंट ने बेंजामिन को कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज सिखाए। फ्रूगैलिटी यानी मितव्ययिता, हर चीज की कीमत, हर पैसे का महत्व। हार्ड वर्क, सबको काम करना पड़ता था, कोई आलसी नहीं रह सकता था। सेल्फ रिलायंस, किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते थे। यंग बेंजामिन बेहद क्यूरियस थे। वे हर चीज के बारे में सवाल पूछते थे। ये कैसे काम करता है, क्यों ऐसा होता है? उनकी ये क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हुई। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जोसाया फ्रैंकलिन चाहते थे कि उनका बेटा बेंजामिन चर्च में काम करे, एक क्लर्जी बने। इसीलिए उन्होंने 8 साल के बेंजामिन को बॉस्टन लैटिन स्कूल में दाखिला दिलाया। बेंजामिन ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। रीडिंग में वे एक्सेप्शनली अच्छे थे, लेकिन मैथमेटिक्स में स्ट्रगल करते थे। बॉस्टन लैटिन स्कूल बॉस्टन का सबसे प्रेस्टीजियस स्कूल था, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी था। 1 साल बाद जोसाया को एहसास हुआ कि वे स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। 17 बच्चों का खर्चा चलाना ही मुश्किल था। बेंजामिन को स्कूल से निकाल दिया गया। उन्हें एक और सस्ते स्कूल में डाला गया, जॉर्ज ब्राउनवेल्स स्कूल फॉर राइटिंग एंड अरिथमेटिक। लेकिन 1 साल बाद वहां से भी निकालना पड़ा, पैसे नहीं थे। 10 साल की उम्र में बेंजामिन की फॉर्मल एजुकेशन खत्म हो गई। कुल मिलाकर सिर्फ 2 साल की स्कूलिंग, ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता था, लेकिन बेंजामिन ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद को पढ़ाना शुरू किया। स्कूल छूट जाने के बाद बेंजामिन को अपने पिता की कैंडल मेकिंग शॉप में काम करना पड़ा। 10 साल का छोटा लड़का पूरा दिन कैंडल्स बनाने में लगा रहता था। विक्स काटना, टैलो यानी मोम पिघलाना, मोल्ड्स फिल करना, रेपिटेटिव बोरिंग काम। लेकिन बेंजामिन के पास एक एस्केप था, किताबें। जोसाया फ्रैंकलिन के घर में किताबों का एक छोटा कलेक्शन था, मोस्टली रिलीजियस बुक्स। बेंजामिन ने उन सब को पढ़ डाला। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट मनी, जो भी थोड़ी बहुत मिलती थी, से किताबें खरीदनी शुरू की। जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस उनकी पहली खरीदी गई किताब थी। फिर प्लूटार्क के लाइव्स, डिफो की एसे ऑन प्रोजेक्ट्स और कॉटन मैथर की एसेज टू डू गुड आइन। बेंजामिन किताबों में खो जाते थे। देर रात तक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ते रहते थे। उन्होंने खुद ही राइटिंग सीखी। वे फेमस राइटर्स के एसेज को पढ़ते, फिर अपने शब्दों में फिर से लिखने की कोशिश करते। वे वेजिटेरियन बन गए। उस जमाने में ये बहुत रेयर था, सिर्फ इसलिए ताकि वे खाने में बचे हुए पैसों से और किताबें खरीद सकें। ये थी बेंजामिन की सेल्फ एजुकेशन। कोई टीचर नहीं, कोई स्कूल नहीं, सिर्फ बुक्स और एक इनसेशिएबल एपेटाइट फॉर नॉलेज। यंग बेंजामिन को साइंस और एक्सपेरिमेंट्स में बचपन से ही दिलचस्पी थी। एक बार उन्होंने देखा कि स्विमर्स पानी में कैसे तेजी से मूव करते हैं। उन्होंने सोचा, क्या हम इसे और तेज कर सकते हैं? 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाथों के लिए वुडन पैडल्स बनाए, जैसे मेंढक के पंजे होते हैं। उन्होंने इन्हें पहनकर स्विमिंग की। ये काम किया, वे तेज पैर पाए। ये उनका पहला इन्वेंशन था, स्विमिंग पैडल्स। इसी तरह उन्होंने काइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर पानी में तैरते समय काइट पकड़ो तो काइट आपको खींच सकती है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन ये दिखाती थी कि बेंजामिन का दिमाग कैसे काम करता था। हमेशा सवाल पूछना, हमेशा बेहतर तरीके ढूंढना। 1722 में 16 साल के बेंजामिन ने एक सीरीज ऑफ लेटर्स लिखी, एक मिडिल एजेड विडो मिसेस साइलेंस डू गुड के नाम से। ये लेटर्स विटी, इनसाइटफुल और एंटरटेनिंग थे। साइलेंस डू गुड समाज की बुराइयों पर कमेंट करती थी, हिपोक्रेसी, एरोगेंस, खासकर एजुकेटेड एलिट्स की। बेंजामिन ने ये लेटर्स रात को सीक्रेटली प्रिंटिंग शॉप के डोर के नीचे से स्लाइड कर दिए। अगले दिन जब जेम्स ने ये लेटर्स पढ़े, वे इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने इन्हें पब्लिश किया।
लेटर्स बेहद पॉपुलर हुए। लोग साइलेंस डूगुड को पढ़ने के लिए उत्सुक रहते थे। कुछ लोगों ने तो साइलेंस डूगुड से शादी के प्रपोजल्स भी भेजे। बेंजामिन ने 14 साइलेंस डूगुड लेटर्स लिखे, सब एनोनिमस। जब आखिरकार उन्होंने जेम्स को रिवील किया कि वही राइटर थे, तो जेम्स गुस्से में आ गए। उन्हें जेलसी हुई कि उनका छोटा भाई इतना अच्छा लिख सकता है। जेम्स ने बेंजामिन के साथ और भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। 1723 में बेंजामिन ने फैसला किया, बस अब नहीं। वे अप्रेंटिसशिप तोड़कर भाग गए। ये लीगली गलत था। वे अभी 17 साल के थे, 21 के नहीं। जेम्स ने बॉस्टन के सभी प्रिंटर्स को वार्निंग दी कि बेंजामिन को काम पर न रखें। बेंजामिन के लिए बॉस्टन में रहना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने बॉस्टन छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कहाँ जाएं? उन्होंने सुना था कि न्यूयॉर्क में प्रिंटिंग अपॉर्चुनिटीज थीं, तो वे सीक्रेटली एक शिप पर सवार हो गए, सिर्फ कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे के साथ। 17 साल का लड़का अकेला किसी अनजान शहर में जा रहा था। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अक्टूबर 1723 में बेंजामिन फ्रैंकलिन फिलाडेल्फिया पहुंचे, थके हुए, भूखे और लगभग ब्रोक। उनके पास कुल मिलाकर कुछ कॉपर कॉइन्स थे। उनके कपड़े डर्टी थे, बाल बिखरे हुए थे। वे मार्केट स्ट्रीट पर चलते हुए एक बेकरी में गए और 3 बड़ी ब्रेड रोल्स खरीदी, क्योंकि वे बहुत भूखे थे और नहीं जानते थे कि फिलाडेल्फिया में ब्रेड सस्ती है। तीनों रोल्स को अपनी बाहों में दबाए एक रोल खाते हुए वे सड़क पर चल रहे थे। उसी समय वहां से एक यंग लेडी गुजरी, डेबोरा रीड। उसने इस अजीब से दिखने वाले लड़के को देखा और हंस पड़ी। बेंजामिन को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई, लेकिन किसे पता था कि कुछ सालों बाद यही डेबोरा रीड बेंजामिन फ्रैंकलिन की वाइफ बनेंगी। फिलाडेल्फिया के गवर्नर विलियम कीथ बेंजामिन से मिले। उन्हें ये इंटेलिजेंट यंग मैन पसंद आया। कीथ ने एक प्रपोजल दिया, तुम लंदन जाओ, वहां से प्रिंटिंग इक्विपमेंट खरीद कर लाओ, मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा, तुम अपना खुद का प्रिंटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। 18 साल के बेंजामिन के लिए ये एक सपने जैसा ऑफर था। 1724 में वे लंदन के लिए रवाना हो गए, इस विश्वास के साथ कि गवर्नर कीथ उन्हें लेटर्स ऑफ क्रेडिट देंगे जिनसे वे लंदन में इक्विपमेंट खरीद सकेंगे। लेकिन जब बेंजामिन लंदन पहुंचे और लेटर्स खोले तो वहां कुछ नहीं था। गवर्नर कीथ ने झूठ बोला था। उन्होंने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया। बेंजामिन अकेले थे, एक फॉरेन सिटी में, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पैसे के। ये एक क्रशिंग ब्लो था, लेकिन बेंजामिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने लंदन में एक प्रिंटिंग हाउस में काम शुरू किया, पामर्स प्रिंटिंग हाउस, फिर वॉट्स प्रिंटिंग हाउस में। लंदन उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सिटीज में से एक था। यहाँ बेंजामिन ने बहुत कुछ सीखा, नए नए आइडियाज, फिलॉसफीज, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना। लेकिन लंदन एक्सपेंसिव भी था। बेंजामिन को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जीना पड़ता था। वे एक्सट्रीमली फ्रूगल रहे, सिंपल खाना, सिंपल रहना, हर पैसा बचाना। लंदन में उनकी मुलाकात कई इंटेलेक्चुअल से हुई। उन्होंने एक पैम्फलेट भी लिखा, अ डिसर्टेशन ऑन लिबर्टी एंड नेसेसिटी, प्लेजर एंड पेन, जो उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता था। 18 महीने लंदन में बिताने के बाद बेंजामिन को एहसास हुआ कि उन्हें वापस अमेरिका जाना था। लंदन में अपॉर्चुनिटीज थीं, लेकिन वे कहीं और नहीं जा रहे थे। 1726 में वे फिलाडेल्फिया वापस लौटे। फिलाडेल्फिया लौटने के बाद बेंजामिन ने फिर से सैमुअल काइमर के यहाँ काम शुरू किया। लेकिन अब वे सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रहना चाहते थे, वे खुद का बिजनेस चाहते थे। 1728 में 22 साल की उम्र में बेंजामिन और उनके फ्रेंड ह्यू मेरेडिथ ने मिलकर अपनी प्रिंटिंग शॉप खोली। शुरुआत मुश्किल थी, कंपटीशन था, पैसे कम थे, लेकिन बेंजामिन की रेपुटेशन बढ़ने लगी, क्वालिटी वर्क के लिए, टाइमली डिलीवरी के लिए। 1729 में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग न्यूज़पेपर खरीदा, द पेंसिल्वेनिया गज़ेट। ये न्यूज़पेपर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बेंजामिन ने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखे, लोकल न्यूज़ कवर की और न्यूज़पेपर को लाइवली बना दिया। कुछ ही सालों में द पेंसिल्वेनिया गज़ेट पेंसिल्वेनिया का सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर बन गया। 1730 में बेंजामिन ने डेबरा रीड से शादी की, वही लड़की जिसने उन्हें पहले दिन फिलाडेल्फिया में ब्रेड रोल्स के साथ हंसते हुए देखा था। डेबरा एजुकेटेड नहीं थी, सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, लेकिन वे हार्ड वर्किंग थीं, लॉयल थीं और बेंजामिन के बिजनेस में हेल्प करती थीं। उनके 3 बच्चे हुए। विलियम 1730 में, जो एक्चुअली बेंजामिन के पहले रिलेशनशिप से इलेजिटिमेट चाइल्ड थे, लेकिन डेबरा ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला।
फ्रांसिस 1732 में, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स से गुजर गए। ये बेंजामिन के जीवन का सबसे दर्दनाक मोमेंट था। सेरा 1743। बेंजामिन की शादी परफेक्ट नहीं थी। वे बाद में बरसों अलग रहे जब बेंजामिन फ्रांस में डिप्लोमेटिक मिशंस पर थे, लेकिन डेब्रा ने हमेशा बेंजामिन का साथ दिया। 1731 में बेंजामिन को एक आइडिया आई। जुनतो में वे अक्सर बुक्स डिस्कस करते थे, लेकिन हर किसी के पास सभी बुक्स नहीं थीं। बुक्स एक्सपेंसिव थीं। बेंजामिन ने सोचा, क्यों ना हम सब मिलकर एक लाइब्रेरी बनाएं? यही आइडिया था अमेरिका की पहली लैंडिंग लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया। 50 सब्सक्राइबर्स ने शुरुआत में ज्वाइन किया। हर एक ने इनिशियल फी दी और फिर एनुअल ड्यूज। इन पैसों से बुक्स खरीदी गईं। मेंबर्स बुक्स बोरो कर सकते थे। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। पहली बार मिडिल क्लास लोग भी बुक्स एक्सेस कर सकते थे, सिर्फ रिच लोग नहीं। आज भी लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया एग्जिस्ट करती है, अमेरिका की ओल्डेस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में से एक। बेंजामिन ने बाद में लिखा, ये लाइब्रेरीज ने कॉमन अमेरिकन्स को एजुकेटेड बनाया। इन्होंने हमें डिफेंड करने के लिए तैयार किया जब हमारी लिबर्टीज पर अटैक हुआ। 1736 में बेंजामिन ने फिलाडेल्फिया का पहला वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया, यूनियन फायर कंपनी। उस जमाने में फायर्स बेहद कॉमन और डेवास्टेटिंग थे। वुडन बिल्डिंग्स, ओपन फ्लेम्स, कोई प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। बेंजामिन ने 30 वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज किया। हर एक के पास बकेट्स, बैग्स और बास्केट्स थे। जब फायर होती तो सब मिलकर बुझाते थे। इस आइडिया ने काम किया। जल्द ही और फायर कंपनीज बनी। फिलाडेल्फिया अमेरिका की सेफेस्ट सिटीज में से एक बन गई फायर के मामले में। 1743 में बेंजामिन और डॉक्टर थॉमस बॉन्ड ने मिलकर पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल बनाया, अमेरिका का पहला हॉस्पिटल। बेंजामिन ने पेंसिल्वेनिया असेंबली को कन्विंस किया कि वो फंडिंग दे। उन्होंने पब्लिक से डोनेशंस भी कलेक्ट किए। 1740s में बेंजामिन की साइंस में दिलचस्पी बढ़ने लगी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी उस समय एक नई और मिस्टीरियस चीज थी। साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट्स करते थे, लेकिन कोई प्रॉपरली समझ नहीं पाता था कि ये क्या है। 1746 में बेंजामिन ने इलेक्ट्रिसिटी डेमोन्स्ट्रेशंस देखे। वो फैसिनेटेड हो गए। उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। उनका प्रिंटिंग बिजनेस अब स्टेबल था, तो वो साइंस को टाइम दे सकते थे। बेंजामिन ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। 1. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। बेंजामिन ने पहली बार प्रपोज किया कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। 2. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चार्ज न तो क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय, सिर्फ ट्रांसफर होता है। 3. लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। ये शायद उनकी सबसे फेमस डिस्कवरी थी। बेंजामिन ने हाइपोथेसिस दिया कि लाइटनिंग दरअसल एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन है, आसमान और जमीन के बीच इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। लेकिन इसे प्रूव कैसे करें? 1751 में बेंजामिन पेंसिल्वेनिया असेंबली के मेंबर चुने गए। अब वे सिर्फ बिजनेसमैन और साइंटिस्ट नहीं थे, वे पॉलिटिशियन भी बन गए। उन्होंने टैक्सेशन, डिफेंस और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दों पर काम किया। 1754 में बेंजामिन ने ऑल्बनी प्लान ऑफ यूनियन प्रपोज किया। ये एक प्लान था 13 अमेरिकन कॉलोनीज को एक यूनिफाइड गवर्नमेंट के नीचे लाने का, डिफेंस और अदर कॉमन इंटरेस्ट्स के लिए। ये प्लान उस समय रिजेक्ट हो गया। कॉलोनीज अपनी इंडिपेंडेंस छोड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन बाद में जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें ऑल्बनी प्लान के कई आइडियाज यूज हुए। 1757 में बेंजामिन पेंसिल्वेनिया असेंबली ने बेंजामिन को इंग्लैंड भेजा, एक डिप्लोमैटिक मिशन पर। मिशन था पेन फैमिली, जो पेंसिल्वेनिया के प्रोप्राइटर्स थे, को कन्विंस करना कि वे अपनी लैंड्स पर टैक्स दें। बेंजामिन 5 साल इंग्लैंड में रहे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिशियंस से मुलाकातें की, अमेरिकन कॉलोनीज की प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन की, साइंटिफिक सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया। 1762 में वे वापस अमेरिका आए, लेकिन 1764 में फिर से इंग्लैंड भेजे गए। इस बार वे 10 साल रहे, 1764 से 1775 तक। 1770s तक ब्रिटिश अमेरिकन रिलेशंस बिगड़ते जा रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट अधिक टैक्सेस लगा रही थी। अमेरिकन्स का गुस्सा बढ़ रहा था। 1775 में बेंजामिन इंग्लैंड से वापस अमेरिका आए। अब वे 69 साल के थे। वे समझ गए थे कि अब पीस का कोई रास्ता नहीं है, इंडिपेंडेंस ही एकमात्र ऑप्शन है। 1785 में बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका वापस लौटे, 9 साल बाद। वे 79 साल के थे। उनकी हेल्थ खराब थी, लेकिन फिलाडेल्फिया ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। चर्च बेल्स बजे, कैनन्स फायर हुए, थाउजेंड्स ऑफ लोग स्ट्रीट्स पर आए। बेंजामिन अब एक लिविंग लेजेंड थे। अपने अंतिम वर्षों में बेंजामिन ने स्लेवरी के खिलाफ मुखर रूप से बोलना शुरू किया।
1787 में वे पेंसिल्वेनिया सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के प्रेसिडेंट बने। 1790 में उन्होंने कांग्रेस को एक पिटीशन भेजा स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए। ये उनके सबसे ब्रेव एक्ट्स में से एक था। उस समय स्लेवरी पर ओपनली बोलना कंट्रोवर्शियल था। 1790 तक बेंजामिन की हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी। किडनी स्टोन्स, गाउट और अन्य एलिमेंट्स ने उन्हें बेड रिडन बना दिया था, लेकिन उनका दिमाग शार्प था। वे अभी भी पढ़ते थे, लिखते थे, विजिटर्स से मिलते थे। 17 अप्रैल 1790 की शाम को उनकी कंडीशन बिगड़ गई। उनकी बेटी सैरा और पोते उनके पास थे। रात को 11 बजे क्वाइटली, पीसफुली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अंतिम सांस ली। वे 84 साल के थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का फ्यूनरल अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़े फ्यूनरल्स में से एक था। 21 अप्रैल 1790 को फिलाडेल्फिया की स्ट्रीट्स पर 20,000 लोग आए। उस समय ये शहर की आधी पॉपुलेशन थी। बेल्स पूरे दिन बजते रहे। शिप्स ने अपने फ्लैग्स हाफ मास्ट पर रखे। बेंजामिन को क्राइस्ट चर्च बरियल ग्राउंड में दफनाया गया, उनकी वाइफ डेबरा और बेटे फ्रांसिस के बगल में। उनकी ग्रेवस्टोन पर सिर्फ इतना लिखा है, बेंजामिन एंड डेबरा फ्रैंकलिन 1790।